साथियों नमस्कार। आइए बात करते हैं आज मृतक आश्रित नियमावली 1974 के कुछ नियम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उनके बारे में। आप लोगों के द्वारा ये बार बार पूछा जा रहा था कि जो मैं बात करता हूँ नियम नंबर 5 की और अन्य नियमों की बात करता हूँ, तो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ 3 नियम हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उनके बारे में हम विस्तार से जानते हैं कि क्या विधान बनाया गया है, ठीक है, और व्यवहारिक रूप से उसका जो है कितना पालन किया जाता है, कितना नहीं किया जाता है। इस वीडियो को आप देखने के बाद पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं नियम नंबर 5 आपसे बात करता हूँ। नियम नंबर 5, ये जो मैं बता रहा हूँ ये पूरे भारत के लिए है, ना कि किसी एक राज्य विशेष के लिए है। ये आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। यदि इस नियमावली के प्रारंभ होने के पश्चात किसी सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाए और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी जैसी भी स्थिति हो, यानी कहना चाह रहे हैं कि पत्नी यदि नौकरी में थी, उसकी मृत्यु हो जाती है तो पति के लिए नियम है, और पति मर जाता है नौकरी करते हुए तो पत्नी के लिए, जैसी भी स्थिति हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व अधीन यानी उसके मालिकाना हक के अंतर्गत उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित ना हो, यानी जो आश्रित नियुक्ति पाना चाहता है वह कहीं भी सरकारी नियुक्ति में ना हो, कहीं भी लाभ के पद पर ना हो, उसे सैलरी ना मिल रही हो या उसे पेंशन ना मिल रही हो, ठीक है। पेंशन ऐसा ना हो कि उसे सैलरी कहीं से वो पा रहा हो या कहीं से पेंशन पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उसको लाभ से वंचित किया जा सकता है। उसके कुटुंब के ऐसे सदस्य को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित ना हो, ठीक है। इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, यानी जो सीधी भर्ती, सामान्य नियम का तात्पर्य है जो सीधी भर्ती होती है उनमें जो सामान्य नियम लगते हैं उनको शिथिल करते हुए, यानी उसके साथ नरमी अपनाते हुए सरकारी सेवा में किसी पद को छोड़कर जो राज्य संघ लोक सेवा आयोग, यानी जो जैसे उत्तर प्रदेश का है तो यूपीपीएससी है, ऐसे जो झारखंड का है, बिहार का है तो बीपीएससी है बिहार का, ऐसे हर राज्यों का लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग है, उसके अंतर्गत जो पद रहेंगे उनको छोड़ करके उन पदों पर मृतक आश्रित नियुक्ति नहीं दी जाएगी। उपयुक्त सेवा आयोजन प्रदान किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति ये शर्तें हैं इस नियम नंबर 5 के अंतर्गत शर्तें हैं। पहली शर्त है पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो, यानी जो उस पद के लिए आवश्यक है वह उतनी शैक्षिक योग्यता उसके पास हो। दूसरा है सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो। सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्थ का तात्पर्य यानी वो दिमागी रूप से स्वस्थ हो, ठीक है। यदि उस पद के लिए एक सामान्य व्यक्ति की आवश्यकता हो, यानी वो विकलांग दिव्यांग ना हो, तो ऐसी अर्हता पूरी करता हो, ठीक है। और शैक्षिक योग्यता तो आप देख ही लिए, शारीरिक योग्यता, मेडिकल योग्यता जो कि उस पद के लिए आवश्यक हो उसको वो धारण करता हो, ठीक है, उतना काबिल हो। आगे चलते हैं। 3 है इसमें नियम नंबर 5(1) के अंतर्गत तीसरा बिंदु है सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से 5 वर्ष के भीतर सेवा योजन के लिए आवेदन करता है, यानी जब वह कोई कर्मचारी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसके 5 वर्ष के भीतर उस आश्रित द्वारा नियुक्ति के लिए अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर दिया जाए। परंतु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा योजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई हो रही है, यानी वो सीधे आप इसको समझिए कि यदि वो 5 वर्ष के बाद आवेदन करते हैं तो वो जो विभाग है वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्याय संगत व साम्यपूर्ण रीति से कार्रवाई करने के लिए आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है। यानी कोई मृतक आश्रित नियुक्ति पाने के लिए 5 वर्ष के बाद आवेदन करता है और वह इस बात का एक सार्थक एक अर्थपूर्ण तर्क देता है कि मैं जो है बच्चा था, कोई बच्चा है 4 साल का, वो 14 साल बाद होगा 18 वर्ष का, इसके बाद वह आवेदन करता है तो वह यह तर्क दे सकता है कि मैं जो है एक बालक था, मुझे कहीं से जानकारी नहीं मिल पाई
अब मैं वयस्क हुआ हूँ तो इसके बाद आवेदन कर रहा हूँ, तो उसके पास शैक्षिक योग्यताएं होंगी, जन्म पत्रावली होगी, उत्तराधिकार रजिस्टर होगा, कई सारे जो है प्रमाण उसके लिए होंगे उसके फेवर में। तो ऐसे में विभाग उसके पक्ष में कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा, ये कहना चाह रहे हैं। अब नियम नंबर 5(2) क्या है, इसको जानते हैं। कई वीडियो में इसका भी आप देखे होंगे। नियम नंबर 5 उपनियम 2 इसमें है, जहाँ तक संभव हो ऐसा सेवा आयोजन उसी विभाग में दिया जाएगा जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था। यानी कोई कर्मचारी जो मृत्यु जिसकी हो गई है वह जिस विभाग में था उसके आश्रित को यथासंभव उसी विभाग में ही सेवायोजन दिया जाएगा। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अन्य विभाग में भी सेवायोजन दिया जा सकता है, लेकिन यह जिस विभाग में वो पहले कर्मचारी नियुक्त था उसकी मृत्यु हो गई और जिस विभाग में नियुक्ति प्राप्त करना चाहता है आश्रित सदस्य, ये दोनों विभाग आपस में अगर कंप्रोमाइज करते हैं, साम्यपूर्ण रीति अपनाते हैं तो वो भी संभव है। तीसरा है नियम नंबर 8(3), ये क्या है इसको देखते हैं, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्त में की जाएगी। यानी पहली नज़र में कह रहे हैं कि कोई मृतक आश्रित नियुक्ति है तो वह किसी विद्यालय में, किसी इकाई में, किसी ऑफिस में, किसी विभाग में जो रिक्त है उसी पर नियुक्ति की जाएगी। प्रतिबंध क्या है, प्रतिबंध यह है कि यदि कोई रिक्त विद्यमान ना हो, कोई वैकेंसी ना हो, तो नियुक्ति तुरंत ऐसे अधिसंख्य पद के प्रति की जाएगी जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया है समझा जाएगा। यानी यदि कोई वैकेंसी उस विभाग में नहीं है तो जो आश्रित सदस्य है उसे उस विभाग में किस पद का सृजन कर दिया जाएगा, पद उसके लिए निर्मित कर दिया जाएगा। ठीक है, वो आने वाले समय में एडजस्टमेंट विभाग के द्वारा किया जाएगा, वो विभाग का दायित्व होगा और तब तक चलेगा जब तक कोई रिक्त उपलब्ध ना हो जाए। यानी वही कह रहे हैं कि भविष्य में जब कोई रिक्त होती है तो वहीं पे उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, वहीं पे उसको सामंजस्य उसका बना दिया जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपको मैं नियमावली के महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताया हूँ, इससे आप लोगों का बहुत सारा जो प्रश्न है और शंकाएं हैं समाधान उसका हो गया होगा। ऐसे आप कमेंट और हमारा समर्थन करिए, कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न रखिए, हम आपकी सेवा में सदैव उपलब्ध है। नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।